नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास से आधुनिक काल में, जिसमें हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ था। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गद्य साहित्य का जो आविर्भाव हुआ था, ये जो पूरे साहित्य का गद्य का जो प्रारूप का विकास हुआ वो किस प्रकार से हुआ, क्या क्या समस्याओं को देखना पड़ा था गद्य साहित्य के विकास में, जो कि शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में उद्धृत किए हैं। तो आज इसी पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि आप कभी भी किसी भी परीक्षा के सिलेबस को देखते हैं तो उसमें गद्य साहित्य का विकास आपको मिलता है। तो गद्य साहित्य का विकास पे पूरी तरीके से शुक्ल जी ने क्या क्या बातें लिखी हैं, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक वीडियो के साथ। सभी बहुत महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं और प्लेलिस्ट में बाकी सभी कक्षाओं को दे दिया गया है, तो आप एक एक करके सभी कक्षाओं को, सभी शुक्ल जी की महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को पढ़ ले। बहुत महत्वपूर्ण है शुक्ल जी आपकी परीक्षा के लिए हिंदी से। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे। गद्य साहित्य का आविर्भाव देखेंगे कि कैसे गद्य साहित्य आया। तो किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में उर्दू ही लिखी जाने लगी थी। क्या लिखी जाने लगी थी? हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में क्या लिखी जा रही थी? उर्दू ही लिखी जा रही थी। देखिए विडंबना कि हिंदी भी जो लिखी जा रही थी नागरी अक्षरों में, वो भी उर्दू की तरह ही लिखी जा रही थी। इसकी चर्चा बनारस अखबार के संबंध में हम कर चुके हैं और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि बनारस अखबार किसने निकाला था। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा लिख करके किसने निकाला था। देखिए प्रश्न मैं बीच बीच में इसलिए पूछती हूँ ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाए कि आपको कितना याद है। तो कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि बनारस अखबार के संपादक कौन थे। तो इसी पत्रिका के माध्यम से हम देख चुके हैं कि नागरी अक्षरों में उर्दू ही लिखी जा रही थी। संवत 1913 में अर्थात बल्वे के एक वर्ष पहले राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए थे। कौन हुए? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर के पद पे आए। ठीक है, उस समय और दूसरे विभागों के समान शिक्षा विभाग में भी मुसलमानों का ही जोर था, जिनके मन में भाषापण का डर बराबर समाया रहता था कि कहीं हिंदी को, मतलब कि कहीं हिंदी आ ना जाए, इस बात का डर इन मुसलमानों को हमेशा रहता था। लिखते हैं कि भाखा में हिंदुओं की कथा वार्ता आदि कहते सुन, भाखा में मतलब कि मिली जुली हिंदी जो है, हिंदी में हिंदुओं की कथा वार्ता आदि कहते सुन वे हिंदी को गंवारी बोली भी कहा करते थे। कौन? मुसलमान कहते थे कि हिंदी जो है वो भाखा जो है, पहले भाखा ही कहते थे इसको, तो कहते थे कि क्या है, एक प्रकार की गंवारी बोली है। इस परिस्थिति में राजा शिव प्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हिंदी का सवाल जब आता तब मुसलमान उसे मुश्किल जबान कहकर विरोध करते। एक और तो कहते गवार, ठीक है, और दूसरी ओर क्या कहते हैं कि मुश्किल जबान। तो देखिए किस प्रकार से इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी ताकि हिंदी ना आ पाए। अतः राजा साहब के लिए उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहाँ तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए, जिसमें कुछ फारसी अरबी के शब्द चलते आ रहे थे। आज भी हमारी हिंदी में बहुत सारे शब्द आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि अरबी फारसी के शब्द है। तो इसी कारण से चूंकि हिंदी को किसी तरीके से उस समय बचाना था, उस समय मुख्य धारा से जोड़ना था लोगों को हिंदी के साथ, तो यही संभव दिखाई पड़ा राजा साहब को, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी को, कि जहाँ तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए, जिसमें कुछ अरबी फारसी के चलते शब्द भी आ गए थे। उस समय साहित्य के कोर्स के लिए पुस्तकें भी नहीं थी। राजा साहब स्वयं तो पुस्तकें तैयार करने में लग ही गए, पंडित श्रीलाल और पंडित वंशीधर आदि अपने कई मित्रों को भी उन्होंने पुस्तकें लिखने में लगा दिया, क्योंकि उस समय पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पुस्तकें थी ही नहीं। साहित्य की आपको कोई पुस्तकें उस समय नहीं मिल रही थी। तो राजा साहब ने पाठ्यक्रम में उपयोगी कई कहानियाँ आदि लिखी, जैसे राजा भोज का सपना, बहुत महत्वपूर्ण सभी कहानियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, आलसियों का कोड़ा, ये सभी किसका है? राजा साहब का, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। तो सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की है। राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत और आलसियों का कोड़ा इत्यादि बहुत सारी इन्होंने पुस्तकें, कहानियाँ लिखी। पंडित वंशीधर ने, जो आगरा नॉर्मल स्कूल के मुदर्रिस थे, हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था जिसके हिंदी कॉलम का नाम भारत खंडामृत
और उर्दू कॉलम का नाम आबे हयात था। बहुत महत्वपूर्ण है पंडित वंशीधर का, ठीक है, जो हिंदी उर्दू में एक पत्र निकालते थे जिसके हिंदी कॉलम का नाम उन्होंने क्या रखा था, भारत खंडामृत, और उर्दू कॉलम का नाम उन्होंने रखा था आबे हयात, पंडित वंशीधर ने। उनकी लिखी पुस्तकों के कुछ नाम हैं जो कि बड़े महत्वपूर्ण है, जैसे पुष्प वाटिका, गुलिस्ता के एक अंश का यह अनुवाद है संवत 1909 का, ठीक है, पुष्प वाटिका। वही भारतवर्षीय इतिहास संवत 1913 का, जीविका परिपाटी जो कि अर्थशास्त्र की पुस्तक है संवत 1913 की, वहीं जगत वृत्तांत 1915 का, ठीक है। तो इस प्रकार की ये सभी रचनाएं, पुष्प वाटिका, भारतवर्षीय इतिहास, जीविका परिपाटी, जगत वृत्तांत, ये सभी पुस्तकें किन्होंने लिखी थी, तो पंडित वंशीधर ने लिखी थी। वही पंडित श्रीलाल जी ने भी संवत 1909 में पत्र मालिका बनाई। क्या बनाई? पत्र मालिका। गासिद तासी ने इन्हें कई पुस्तकों का लेखक भी कहा है। किसको? पंडित श्रीलाल जी को। आगे लिखते हैं कि बिहारी लाल ने गुलिस्ता के 8वें अध्याय का हिंदी अनुवाद संवत 1919 में किया था। किसने? बिहारी लाल ने गुलिस्ता के 8वें अध्याय का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। वही पंडित बद्रीलाल ने डॉक्टर बैलेंटाइन के परामर्श के अनुसार संवत 1919 में हितोपदेश का अनुवाद किया। किसने? बद्रीलाल ने। तो कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार से बहुत सारी पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद भी होने लगा। शुक्ल जी कहते हैं कि यहाँ यह बात यह कह देना आवश्यक है कि प्रारंभ में राजा साहब यानी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने जो पुस्तकें लिखी थी वे बहुत ही चलती और सरल हिंदी में थी। उनमें वह उर्दूपन नहीं भरा था जो उनकी पिछली किताबों जैसे इतिहास तिमिर नाशक, बहुत महत्वपूर्ण ये पुस्तक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो ये किसकी है रचना? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की इतिहास तिमिर नाशक, ठीक है। तो इसमें दिखाई पड़ा था, उदाहरण के लिए राजा भोज का सपना भी यहाँ पे उद्धृत किया गया है, ठीक है। कहने का तात्पर्य कि इतिहास तिमिर नाशक, राजा भोज का सपना, ये सभी राजा साहब जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनकी रचनाएं हैं। आगे देखेंगे अपने मानव धर्मसार, इनका एक अगला जो इनकी लिखित रचना है वो है मानव धर्मसार शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की, ठीक है। तो अपने मानव धर्मसार का भाषा उन्होंने अधिक संस्कृत गर्भित रखी है, ठीक है। तो मानव धर्मसार की जो भाषा है वो क्या है? थोड़ी संस्कृत गर्भित रखी है इन्होंने। कहते हैं कि मानव धर्मसार की जो भाषा है वो राजा शिव प्रसाद सिंह की स्वीकृत भाषा नहीं है, ठीक है। प्रारंभ काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे जिनमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी के शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग होता था। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा की बड़ी विशेषता थी कि इनकी हिंदी भाषा में अरबी फारसी के शब्द भी शामिल होते थे। यद्यपि अपने गुटका रचना ही इनकी है, ठीक है। गुटका में जो साहित्य की पाठ्य पुस्तक थी उन्होंने उसमें थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का ही आदर्श बनाए रखा है। पर संवत 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा। किस ओर होने लगा? उर्दू की ओर होने लगा, जो बराबर बना क्या रहा, कुछ ना कुछ बढ़ता ही गया। किसका? शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का। इसलिए कहा जाता है कि इनका झुकाव थोड़ी किस तरफ था? थोड़ा उर्दू की ओर तरफ था। इस प्रकार और इस कारण चाहे जो समझिए, या तो यह कहिए कि अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, या अथवा अंग्रेज जो अधिकारियों का रुख देखकर, जो भी कहिए, लेकिन झुकाव तो था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का उर्दू की तरफ, ठीक है। वहीं इतिहास तिमिर नाशक भाग 2, ठीक है, अंग्रेजी भूमिका में जो संवत 1864 में लिखी गई है, राजा साहब ने साफ लिखा है कि मैंने बैताल पच्चीसी की भाषा का क्या किया है? अनुसरण किया है इतिहास तिमिर नाशक में, जो कि इनकी रचना है। लल्लू लाल जी के प्रसंग में यह कहा जा चुका है कि बैताल पच्चीसी की भाषा बिल्कुल उर्दू है। क्या है? बिल्कुल उर्दू है बैताल पच्चीसी की भाषा। और शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने क्या लिखा कि इतिहास तिमिर नाशक में इसी बैताल पच्चीसी की भाषा का अनुसरण किया गया। तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल उर्दू का उन्होंने अनुसरण किया। राजा साहब ने अपने इस उर्दू वाले पिछले सिद्धांत का भाषा का इतिहास नामक जिस लेख में निरूपण किया है वही उनकी उस समय की भाषा का एक खास उदाहरण है। तो भाषा का इतिहास जो एक लेख है वो भी किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है।
अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती। भाषा में जो रोचकता या शब्दों में जो सौंदर्य का भाव रहता है वह देश की प्रकृति के अनुसार होता है। इस प्रवृत्ति के निर्माण में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रूप रंग, आचार व्यवहार आदि का योग रहता है, कहने का तात्पर्य कि किसी भी देश का साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति एवं उसकी परंपरा से रहता ही रहता है। ठीक है, तो साहित्य की भाषा उसकी संस्कृति का त्याग करके कभी नहीं चल सकती है। भाषा की जो रोचकता है, शब्दों का जो सौंदर्य भाव रहता है, वह भी उस देश की प्रकृति जो होती है उसी के अनुसार होता है। इस प्रवृत्ति के निर्माण में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रूप रंग, आचार व्यवहार आदि का योग रहता है, उसी प्रकार परंपरा से चले आते हुए साहित्य का भी, ठीक है, तो यानी कि संस्कृति का साहित्य के साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है। कहते हैं कि असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े थे। कौन बढ़े थे? राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े थे सच्ची और असली हिंदी का नमूना लेकर के। उन्होंने संवत 1918 में प्रजा हितैषी नामक एक पत्र आगरे से निकाला। किन्होंने? राजा लक्ष्मण सिंह ने। कौन सा पत्र निकालते थे? प्रजा हितैषी। और कहाँ से? आगरा से, संवत 1918 में। और 1919 में अभिमान शाकुंतल का अनुवाद बहुत ही सरस और विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। ये पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतला या अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। बड़े प्रसिद्ध हैं इस पुस्तक के अनुवाद के लिए राजा लक्ष्मण सिंह, और कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, भाषा के संबंध में राजा लक्ष्मण सिंह का जो मत था वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। कहते हैं शुक्ल जी कि राजा लक्ष्मण सिंह का जो मत था वो था कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी नारी है। ये कथन भी सीधे सीधे पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में कि किसका कथन है, तो राजा लक्ष्मण सिंह का है। लिखते हैं कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी नारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। ठीक है, तो हिंदी इस देश के कौन बोलते हैं? हिंदू बोलते हैं, और उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी पारसी के, परंतु कुछ अवश्य नहीं है कि अरबी पारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए, और ना हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी पारसी के शब्द भरे हों। यानी कि जिसमें अरबी पारसी के शब्द भरे हों, ऐसी भाषा को राजा लक्ष्मण सिंह जी हिंदी नहीं मानते हैं, और ज़रूरत भी नहीं मानते कि ज़रूरी भी नहीं कि हिंदी में सारे शब्द अरबी पारसी के हो। तो ऐसा मत था राजा लक्ष्मण सिंह का। आगे देखेंगे कि देखिए, अंग्रेजी विद्वानों में फ्रेडरिक पिनकार्ट का नाम आता है। ठीक है, जो फ्रेडरिक पिनकार्ट का स्मरण हिंदी प्रेमियों को सदा बनाए हुए रखना चाहिए। इनका जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने प्रेस के कामों को बहुत अच्छे से अनुभव प्राप्त किया था और अंत में लंदन की प्रसिद्ध एलन एंड कंपनी में विशाल छापेखाने के मैनेजर हुए थे। वहीं वे अपने जीवन के अंतिम दिनों के कुछ पहले तक शांतिपूर्वक रहकर भारतीय साहित्य और भारतीय जनहित के लिए बराबर उद्योग करते रहते थे। ठीक है, तो भारतीय साहित्य और भारतीय जनहित के लिए बराबर उद्योग करने वालों में फ्रेडरिक पिनकार्ट का नाम कई बार लिया जाता है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, फ्रेडरिक पिनकार्ट को जो यहाँ पर समझ में आती है बात वो यह कि यहाँ की परंपरागत जो भाषा है, प्रकृत भाषा, वो है हिंदी। अतः जीवन भर ये उसी की सेवा और हित साधना में तत्पर रहे। कौन? फ्रेडरिक पिनकार्ट जी। ठीक है, आगे लिखते हैं कि आइन सौदागरी उर्दू में निकला। उक्त कंपनी की ओर से एक व्यापार पत्र था एक, ठीक है, आइन सौदागरी, जो कि उर्दू में निकलता था, जिसका संपादन पिनकार्ट साहब करते थे। ठीक है, आइन सौदागरी का। उन्होंने उसमें कुछ पृष्ठ हिंदी के लिए भी रखा था। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी के लेख वे ही लिखते थे। तो ठीक है, एक ऐसे जो खुद इंग्लैंड से संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है, और वो कैसे क्या कर रहे हैं कि उर्दू में तो पत्र निकालते थे, लेकिन स्वयं उन्होंने अपने पत्र में हिंदी के लिए जगह रखी थी और खुद ही वो उसमें लिखते थे। लेखों के अतिरिक्त हिंदुस्तान में प्रकाशित होने वाले हिंदी समाचार पत्रों जैसे हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, भारत मित्र, ये सभी प्रारंभिक दौर के समाचार पत्र थे। ठीक है, उनसे भी उद्धरण भी उस पत्र के हिंदी विभाग में रहते थे। यानी कि इन सभी समाचार पत्र जो कि भारत में छपते थे, उन पत्रों के उदाहरण भी उनके हिंदी कॉलम में लिखे जाते थे।
कहते हैं कि उस समय के प्रत्येक हिंदी लेखक के घर में पिनकाट साहब के 2-4 पत्र तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हिंदी के लेखकों और ग्रंथकारों का परिचय इंग्लैंड वालों को वहाँ के पत्रों में लेख लिखकर वे बराबर दिया करते थे, है ना। लखनऊ में उनका देहांत हो गया, उनका शरीर भारत की मिट्टी में ही मिला पिनकाट साहब का। देखिए संवत 1919 में जब राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक लिखा, किसने लिखा था शकुंतला नाटक? राजा लक्ष्मण सिंह ने। बहुत प्रसिद्ध हुआ था ये और पूछा भी जाता है परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा शकुंतला नाटक लिखने वाले थे राजा लक्ष्मण सिंह। पहले कहा जा चुका है कि राजा शिव प्रसाद ने उर्दू की ओर झुकाव हो जाने पर भी साहित्य की पाठ्य पुस्तक गुटका में भाषा का आदर्श हिंदी ही रखा था। उक्त गुटका में उन्होंने राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी के साथ ही राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक का भी बहुत सा अंश रखा था। पहला गुटका शायद संवत 1924 में प्रकाशित हुआ था। तो पहला जो गुटका था वो कब प्रकाशित हुआ? सन 1924 में, जिसमें इस गुटका में कौन कौन सी रचनाएं देखने को मिलती है हमें? तो राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी तथा राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला नाटक, ये सभी इसमें हमें देखने को मिलता है। लिखते हैं शुक्ल जी कि संवत 1919 से 1924 के बीच कई संवाद पत्र हिंदी में निकले। प्रजा हितैषी का उल्लेख तो पहले हो चुका है। संवत 1920 में लोकमित्र नाम का एक पत्र ईसाई धर्म प्रचारक के लिए आगरे यानी कि सिकंदरे से निकला था, लोकमित्र पत्र, जिसकी भाषा शुद्ध हिंदी होती थी। लखनऊ से जो अवध अखबार यानी कि उर्दू निकलने लगा था, उसके कुछ भाग में हिंदी के लेख भी रहते थे। तो इस प्रकार देखिए हिंदी अब अपनी लीक में आ रही थी। धीरे धीरे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और कुछ महानुभाव जैसे पिनकाट जैसे लोग थे, तो उनके योगदान से भी कुछ हिंदी को सहारा मिला, हिंदी को बढ़ने के लिए एक भूमि मिली। तो इस प्रकार हिंदी जो है राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन सब के माध्यम से अब मुख्य जो भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जाने शुरू हो गया था। लोग इसको पढ़ लिख रहे थे, ठीक है, इसमें चर्चा हो रही थी, लिखा जा रहा था इस पर कुछ ना कुछ। तो इस प्रकार हिंदी अब आगे बढ़ रही थी, क्योंकि हम गद्य साहित्य का इतिहास ही पढ़ रहे हैं, तो इसी प्रकार हिंदी अपना विकास कर रही थी गद्य के रूप में। लिखते हैं कि पंजाब में बाबू नवीन चंद्र राय महाशय क्या कर रहे थे कि किसी न किसी रूप में हिंदी की रक्षा कर रहे थे, ठीक है। वहीं देखिए दूसरी ओर पंजाब में स्त्री शिक्षा का प्रचार करने वालों में भी ये मुख्य थे। अब स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया जाने लगा था। पंजाब में नवीन चंद्र राय जी का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है पंजाब में, जहाँ पर कि स्त्री शिक्षा का प्रचार होने लगा था। नवीन चंद्र राय जी भी हिंदी के लिए काफ़ी किसी न किसी रूप में इसकी मदद कर रहे थे, रक्षा कर रहे थे और काम कर रहे थे हिंदी के लिए। तो इस प्रकार माहौल बना हुआ था हिंदी का चारों तरफ से। वहीं देखिए शिक्षा प्रचार के साथ साथ समाज सुधार आदि के उद्योग भी बराबर रहा करते थे ईसाइयों के प्रभाव को रोकने के लिए। किस प्रकार बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई? किसने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना? कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा, ठीक है। तो इसका उल्लेख हम कर ही चुके हैं। नवीन चंद्र ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के प्रचार के उद्देश्य से समय समय पर कई पत्रिकाएं भी निकाली। संवत 1924 में, जिसको मार्च सन 1867 कह सकते हैं, में उनकी ज्ञानदायिनी पत्रिका निकली थी। किसकी? नवीन चंद्र जी की, ठीक है, ज्ञानदायिनी पत्रिका, ठीक है, जिसमें शिक्षा संबंधी तथा साधारण ज्ञान विज्ञान पूर्ण लेख भी रहा करते थे। कभी कभी इन पत्रों का वर्ण विषय भी पूछा जाता है कि इसमें क्या रहता था। तो इसमें शिक्षा संबंधी लेख रहते थे, साधारण ज्ञान विज्ञान पूर्ण भी लेख रहते थे। किसमें? ज्ञानदायिनी पत्रिका में। तो ज्ञान से आप इसको ट्रिक करके ऐसे याद रखिएगा। वही देखिए विद्या की उन्नति के लिए लाहौर से अंजुमन लाहौर नाम की एक सभा भी स्थापित की गई थी। ये सभा किसकी थी? विद्या की उन्नति के लिए, ठीक है। अंजुमन लाहौर में ये एक सभा की स्थापना की गई थी। अब देखिए जब नवीन बाबू ने ये जो कि खां साहब थे, सर सैयद अहमद खां, वो बराबर चूँकि हिंदी को बहुत गंवारी बोली और तरह तरह के उस पर विरोध कसते थे, तो इस पर उन्होंने कहा कि खंडन किया इस बात का और कहा कि उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ ना होगा, क्योंकि वह भाषा खास मुसलमानों की है। उसमें मुसलमानों के व्यर्थ बहुत से अरबी फारसी के शब्द भर दिए गए हैं।
पद्य या छंदोबद्ध रचना के भी उर्दू उपयुक्त नहीं है। हिंदुओं का यह कर्तव्य है कि अपनी परंपरागत भाषा की उन्नति करते चले। उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति ही नहीं है, ऐसा नवीन चंद्र बाबू ने यहाँ पे उद्धृत किया। नवीन बाबू के इस आख्यान की खबर पाकर इस्लामी तहजीब के पुराने हामी जो थे, हिंदी के पक्के दुश्मन थे, गारसा दत्तासी, जो कि फ्रांस में बैठे बैठे बहुत झल्लाए और अपने एक प्रवचन में उन्होंने बड़े जोश के साथ हिंदी का विरोध और उर्दू का पक्ष मंडन किया तथा नवीन बाबू को कट्टर हिंदू कहा। अब यह फ्रांसीसी हिंदी से इतना चिढ़ने लगा था कि उसके मूल पर ही उसने कुठार चलाना शुरू किया और बिम साहब का हवाला देते हुए कह डाला कि हिंदी तो एक पुरानी भाषा थी जो संस्कृत से बहुत पहले प्रचलित थी। आर्यों ने आकर उसका नाश कर दिया और जो बचे कुचे शब्द रह गए उसकी व्युत्पत्ति भी संस्कृत से सिद्ध करने का रास्ता उन्होंने निकाला। इसी प्रकार जब कहीं कहीं हिंदी का नाम लिया जाता तब तासी जो थे वो बड़े बुरे ढंग से विरोध में कुछ ना कुछ इस तरह की बातें किया ही करते थे। तो इस प्रकार आपने देखा कि गारसा तासी का हिंदी के लिए किस प्रकार का विरोध था। इलाहाबाद इंस्टीट्यूट के एक अधिवेशन में संवत 1925 में जब यह विवाद हुआ कि देसी जबान हिंदी को माने या उर्दू को, तब हिंदी के पक्ष में कई वक्ता उठकर बोले। अब हिंदी के लिए वक्ता बोलना शुरू कर रहे थे। इस पर गारसा तासी ने हिंदी के पक्ष में बोलने वालों का बहुत उपहास किया। उसी काल में इंडियन डेली न्यूज़ के एक लेख में हिंदी प्रचलित किए जाने की आवश्यकता दिखाई गई थी, उसका भी जवाब देने में तासी साहब खड़े हो गए। अवध अखबार में जब एक बार हिंदी के पक्ष में लेख छपा तब भी उन्होंने उसके संपादक की राय का जिक्र करते हुए हिंदी को एक भद्दी बोली कहा। यह प्रश्न आता है कि किसने हिंदी को एक भद्दी बोली कहा है, तो गारसा दत्तासी ने कहा है। वहीं देखिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक एकेश्वरवाद लेकर के खड़े हुए थे और संवत 1920 में उन्होंने अनेक नगरों में घूम घूम कर व्याख्यान देना आरंभ कर दिया था। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये व्याख्यान देश के बहुत दूर दूर तक प्रचलित साधु हिंदी भाषा में ही करते थे। स्वामी जी ने अपना सत्यार्थ प्रकाश, किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश तो हिंदी या आर्य भाषा में प्रकाशित ही किया। वेदों के भाष्य भी संस्कृत और हिंदी दोनों में किए। स्वामी जी के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। हिंदी को क्या कहते थे? आर्य भाषा कहते थे। स्वामी जी ने संवत 1922 में आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1922 में, संवत 1922 में, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आर्य समाज की स्थापना हुई और इसकी स्थापना के बाद सब आर्य समाजियों के लिए हिंदी या आर्य भाषा का पढ़ना आवश्यक हो गया। संयुक्त प्रांत के पश्चिमी जिलों और पंजाब में आर्य समाज के प्रभाव से हिंदी गद्य का प्रचार बहुत तेजी से हुआ। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का कितना बड़ा योगदान रहा था, आर्य समाज का कितना बड़ा योगदान रहा था हिंदी गद्य के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि हिंदी गद्य का प्रचार उस समय स्वामी जी के आने से, स्वामी जी के कार्यों से बहुत तेजी से होने लगा। पंजाबी बोली में लिखित साहित्य ना होने से और मुसलमानों के बहुत अधिक संपर्क से पंजाब वालों को लिखने पढ़ने की भाषा उर्दू ही हो गई थी। आज तो पंजाब में हिंदी की पूरी चर्चा सुनाई देती है, इन्हीं की बदौलत है। किनकी बदौलत है? स्वामी जी की ही बदौलत है। अब देखिए ये तो हो गई इसकी पृष्ठभूमि। अब संवत 1910 के लगभग ही विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी, आप सभी परिचित हैं इनसे। तो पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी के व्याख्यानों और कथाओं की धूप पंजाब में प्रारंभ हो गई थी। पंजाब के सब छोटे बड़े स्थानों में घूम घूम कर पंडित श्रद्धाराम जी उपदेश देते थे और वक्तृताएं देते थे तथा रामायण महाभारत आदि की कथाएं भी सुनाया करते थे। उन्होंने पंजाबी और उर्दू में भी कुछ पुस्तकें लिखी है, पर अपनी मुख्य पुस्तकें उन्होंने हिंदी में ही लिखी है। अपना सिद्धांत ग्रंथ सत्यामृत प्रवाह उन्होंने बड़ी प्रौढ़ भाषा में लिखा है। किसकी रचना है? किसकी रचना है? लिख करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसकी रचना है सत्यामृत प्रवाह। ठीक है, तो सिद्धांत ग्रंथ है इनका सत्यामृत प्रवाह, उन्होंने बड़ी प्रौढ़ हिंदी भाषा में लिखा है। पंडित श्रद्धाराम जी कुछ पद्य रचना भी करते थे, ठीक है, और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में ये बराबर लगे रहते थे। गद्य में भी उन्होंने बहुत काम किया था। संवत 1924 में उन्होंने आत्मचिकित्सा नामक की एक आध्यात्म संबंधी पुस्तक भी लिखी, जिसमें संवत 1928 में हिंदी में अनुवाद करके छपाया। इसके पीछे तत्वदीपक, धर्मरक्षा, उपदेश संग्रह जो कि उनके व्याख्यानों का संग्रह है, शतोपदेश जो कि दोहे में इत्यादि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने अपना एक बड़ा जीवन चरित्र लगभग 1400 पृष्ठों के लगभग का लिखा
था जो कि कहीं खो गया। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये ग्रंथ अब उपलब्ध तो नहीं है क्योंकि ये खो गया है। तो भाग्यवती नामक एक सामाजिक उपन्यास भी इनका आता है जो कि बड़ी महत्वपूर्ण रचना, आप सभी जानते हैं, भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी जी की है, जो कि संवत 1934 में उन्होंने लिखी थी और जिसकी बहुत प्रशंसा हुई है। वही देखिए कि जिस समय उनका देहांत हुआ उस दिन उनके मुंह से सहसा निकला कि भारत में भाषा के लेखक दो है, एक काशी में दूसरा पंजाब में, ठीक है, परंतु आज एक ही रह गया। अब देखिए उसी दिन, देहांत वाले दिन ही ये बात वो कह रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि काशी के लेखक से अभिप्राय भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। देखिए हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि जो भाषाएं हैं वो संस्कृत के ही कुटुंब, यानी कि संस्कृत से ही निकली हुई है, उसी के प्राकृत रूपों से निकली है। इन आर्य भाषाओं का संस्कृत के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। जाहिर सी बात है कि आप हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनकी जो कह सकते हैं कि जो माता है वो संस्कृत ही है। इन्हीं से इनका निर्माण हुआ, कह सकते हैं, इन्हीं से ये निकली हैं और बहुत घनिष्ठ संबंध है। जाहिर सी बात है कि रहेगा ही इनका संबंध इससे घनिष्ठ। तो इस प्रकार की ये बातें थी जो कि शुक्ल जी ने उद्धृत की। और इसके बाद ही आप देख सकते हैं कि राजा लक्ष्मण सिंह के समय में ही हिंदी गद्य की भाषा अपने भावी रूप का आभास दे चुकी थी। तो अब इस प्रकार की प्रतिभा संपन्न आवश्यकता थी लेखकों की, जो अपनी प्रतिभा को और अच्छे से सुव्यवस्थित कर सके, परिमार्जित कर सके, साहित्य का विधान करते हुए, है ना, शिक्षित जनता की रुचि के अनुकूल लिख सके। ठीक इसी परिस्थिति में भारतेंदु का उदय हुआ। तो अब अगली कक्षा से हम देखेंगे कि भारतेंदु युग का किस प्रकार उदय हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके साथ जो उनके सहगामी या कह सकते हैं कि उनके साथी जो लेखक थे जिन्होंने हिंदी के विकास में अपूर्व योगदान, अपना अद्वितीय योगदान कह सकते हैं दिया और हिंदी के विकास को एक कह सकते हैं कि एक ऐसा माहौल बनाया, एक ऐसी व्यवस्था की जिससे हिंदी हमेशा आगे बढ़ती गई। तो अब अगली कक्षा में हम पूरी तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके युग, उनके जो भारतेंदु युग के जो सभी लेखक हैं उनकी रचनाओं के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज इस गद्य साहित्य का आविर्भाव जो था वो समाप्त हो गया। आपने देखा किस प्रकार से बहुत सारे विरोधों को सह करके गद्य साहित्य अपने भावी रूप में सामने आ गया राजा लक्ष्मण सिंह के समय में ही, और भारतेंदु युग का उदय हुआ। तो इसी प्रकार चैनल के साथ बने रहिए। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे इस प्रकार के अगले एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आप वीडियो को ज़्यादा आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, आपको जैसे अपलोड हो आपको मिल जाए। और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।